यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जो कि शिल्पी से है, और ये हमारा इंग्लिश टीजीटी का है। और देखते हैं 2001 का ये सेट है, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए हैं जो हमारे काम के हैं, रिपीट होंगे, ज़रूर होंगे। क्वेश्चन 1 यहाँ पर है कि द टाइप ऑफ फिक्शन हु सेटिंग इज़ इन द मीडिएवल पीरियड, ऑफन इन ग्लूमी कैसल, रिप्लेट with dungeons, subterranean passage and use of ghost and mysteries is called। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है हमारा गॉथिक नोवेल, पिकारेस्क्यू नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल और हिस्टोरिक नोवेल। तो हिस्टोरिक नोवेल हिस्ट्री को बताएगी। एपिस्टोलरी नोवेल जो होते हैं वो नोवेल होते हैं जो लेटर्स के थ्रू पूरी स्टोरी जिनकी गढ़ी जाती है। वैसे ही एक फेमस नोवेल है पामेला, सबसे पहले ही ये आया था एपिस्टोलरी नोवेल की टर्म में हम इसे देखें तो सबसे पहला नोवेल पामेला है ना, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। पिकारेस्क नोवेल वो होते हैं जहाँ रग बदमाश पीपल जो लोग जो होते हैं उनकी कहानियों के बारे में बताया जाता है, तो वो पिकारेस्क नोवेल होते हैं। ठीक है, आंसर इसका है गॉथिक नोवेल। तो गॉथिक नोवेल ऐसे नोवेल होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, जहाँ गोथ की स्टोरी सुनाई जाती हैं। ये मिडिएबल पीरियड की इनकी सेटिंग होती है, और ये ग्लूमी डार्क कैसल मतलब बहुत घना अंधेरा ऐसा कैसल है। कैसल हम किसको कहेंगे, राजभवन है। रिप्लीट परिपूर्ण विद डंजियंस, सबटेरेनियन पैसेज, है ना। और क्या होता है इसमें, यूज़ ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्री होती है, इसमें जो भूत वगैरह होते हैं और मिस्ट्री इनमें होती है। ये गॉथिक नोवेल इस तरह के होते हैं। और गॉथिक नोवेल पे हम एक लेक्चर अपलोड भी कर चुके हैं। मैं आज ही शायद मैं इसे अपलोड करूँगी। इससे पहले हाँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा गॉथिक नोवेल, पिकारेस्क नोवेल, एपिस्टोलरी नोवेल। द टर्म ओरिजिनली रेफर्ड टू द गोथ्स, अ जर्मनिक ट्राइब। तो ये जो गॉथिक नोवेल है, ये जो टर्म है ओरिजिनली ये रेफ़र करती है गोथ्स को, जो कि एक जर्मनिक ट्राइब थी। देन केम टू सिग्निफाई जर्मनिक, देन मीडिएबल। तो फिर वो सिग्निफाई उसको जर्मनिक केम टू सिग्निफाई, उसका महत्व हो गया जर्मनिक, देन मीडिएबल। द टर्म गॉथिक हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू डिनोट अ टाइप ऑफ फिक्शन which lacks the medieval setting but develops a brooding atmosphere of gloom and or terror, represents events which are uncanny and macabre। तो बड़े भयंकर, अनकैनी मतलब सुपर नेचुरल, जो वहाँ की ग्लूमी कैसल होते हैं, टेरर से भरा होता है, जिनमें मूर्तियों की आंखों से खून निकला होता है, चलने लग जाती हैं मूर्तियाँ। तो इस तरह का नोवेल गॉथिक नोवेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पोइटिक लाइसेंस। तो पोइटिक लाइसेंस क्या है। तो पोइटिक लाइसेंस मतलब पोइट को कोई लाइसेंस मिल जाएगा। देखते हैं क्या है। पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरिफिकेशन। क्या पोइटिक लाइसेंस ये है कि पोइट्री रिटन लिखी जाए टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरिफिकेशंस, है ना। बहुत सारी जहाँ पे उसको वेरीफाई करना हो। रॉयल परमिशंस टू राइट पोइट्री, या लिबर्टीज़ विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री, या पोइटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो पोइटिक लाइसेंस जो है, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ राइम करना होता है। ठीक है, और राइम करने के दौरान कभी हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा, तो हम उसकी कुछ मात्रा को क्या हटाकर, या फिर उसे कुछ इस प्रकार से हम उसे रखने का हमें क्या लाइसेंस मिला होता है पोइट को यूजुअली, कि वो क्या करे, कि वो उस तरह का वर्ड में कोई मात्रा वगैरह हटा के लय बना दे उसका, है ना, मीटर वगैरह का ध्यान रख ले। तो ये क्या होता है, लिबर्टी होती है। लिबर्टी स्वतंत्रता होती है विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री। आंसर हमारा थर्ड है। और क्या लिखा है कि द फ्रेज इम्प्लाइज दैट वाइल राइटिंग पोइट्री पोइट कैन टेक लिबर्टी विद फैक्ट एंड इवेंट्स टू गिव इन बैंड टू हिज ओन इमेजिनेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर ये है कि वो फ्रेज़ ऐसे फ्रेज़ इम्प्लाई करता है जहाँ पर उसकी पोइट्री जो है उसमें कैन टेक लिबर्टी, स्वतंत्रता ले सकता है और फैक्ट्स की और इवेंट्स की टू गिवन बेंट। बेंट मतलब निकलने देना, क्या निकलने देना उसको, इमेजिनेशन को बाहर आने देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पीरियड बिटवीन 700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ कॉल्ड। तो रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, कैरोलिन एज कहा जाता है, अगस्टन कहा जाता है, या एज ऑफ जॉनसन। तो इसका आंसर है अगस्टन एज। ठीक है, तो द पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पोप। ठीक है, एज ऑफ पोप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो जो अनब्रोकन फ्लो है ना, बहाव है किसका, विचारों का, और अवेयरनेस है ना, इन द वेकिंग माइंड, और ये जो कहलाती है, ये कहलाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या इपीफेनी, या नेगेटिव कैपेबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इसका आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ देख लिए, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इट प्रेजेंट्स सपोजली रैंडम फ्लो ऑफ थॉट्स थ्रू द माइंड ऑफ द करेक्टर। तो ये क्या है, एक फ्लो है विचारों का। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का क्या मतलब है, ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटैगोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, या प्रिगेशन ऑफ इमोशंस एंड पिटी एंड फियर। तो इसका सही कैथारसिस का मतलब है परगेशन ऑफ इमोशंस। परगेशन का मतलब है प्यूरिफिकेशन, और मतलब इसका शुद्धिकरण। तो यहाँ जब हम कोई मूवी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कैथारसिस होना चाहिए, जहाँ इसे देखने के बाद जो हमारे इमोशंस हैं क्या हो जाए, वो उनका प्यूरिफिकेशन हो जाए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, और वो भी कौन से, पिटी एंड फियर वाले। द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ट्रेजिक हीरो। तो ये जो पोइटिक्स है एरिस्टोटल ने लिखी है, वहाँ पर ड्रामा कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, उसके टर्म एंड कंडीशन बताते हुए उन्होंने ये बात कही है। द टर्म डायस्टोपिया इम्प्लाइज, तो प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड, या अनप्लीजेंट रियल वर्ड, या प्लीजेंट रियल वर्ड, या अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ड। देखो, अनप्लीजेंट रियल वर्ड, तो अनप्लीजेंट रियल वर्ड, तो वहाँ जब डायस्टोपियन है तो इसमें इमेजनरी है, पर इमेजनरी के साथ डायस्टोपियन में है अनप्लीजेंट, जबकि यूटोपियन में है प्लीजेंट। यूटोपियन होगा प्लीजेंट इमेजनरी वर्ड, पर डायस्टोपियन इमेजनरी है पर अनप्लीजेंट है। तो इट मीन्स बैड प्लेस। इट्स एग्जाम्पल्स, वन एल्डस हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड जॉर्ज ऑरवेल्स 1984। एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में बात कहानी है, और वो क्या है, डिस्टोपियन नोवेल है यहाँ। हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देखो, एक अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है तो सब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, ये तो खैर पूछा नहीं जाता। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो थ्योरी दी है, इसके बारे में बताया है, वो टी.एस. इलियट ने बताया है, जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का तो टच स्टोन मेथड है। वर्ड्सवर्थ क्रिटिक्स नहीं रहे, उससे ज़्यादा पोइट रहे हैं, जबकि ये दोनों तो किस में, क्रिटिक्स की कैटेगरी में भी आते हैं, है ना। तो टी.एस. इलियट यूज द टर्म इन हिज ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन हाउ इमोशन इज़ बेस्ट एक्सप्रेस इन पोइट्री, कि किस तरह से जो इमोशन है अच्छी तरह से एक्सप्रेस्ड किए जाने चाहिए पोइट्री में। इट कैन बी सिंपली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द माइंड ऑफ द पोइट टू द माइंड ऑफ द रीडर। तो वो जो थॉट है
माइंड ऑफ द पोइट के माइंड से माइंड ऑफ द रीडर में किस तरह से ट्रांसमिटेड होते हैं. इट हैज़ टू टर्न इट सेल्फ into something concrete, a picture of a person, place, thing, suggestion of it. It evokes the same emotion in the reader. जो कि राइटर के इमोशन है वही इमोशन जो रीडर के हों. तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव होता है, पर उन्होंने माना है कि जो हेमलेट जो प्ले है इसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नहीं है, इसकी कमी है. जबकि मैकबेथ जो है शेक्सपियर का, उसे प्रेज करते हुए लिखा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल. प्रोलेटेरियन नोवेल, तो प्रोलेटेरियन का मतलब होता है कि सर्वहारा या फिर श्रमजीवी व्यक्ति, है ना. तो प्रोलेटेरियन जो है वो वर्किंग क्लास के लिए है, श्रमजीवी वर्किंग क्लास के लिए है. ये प्रोलेटेरियन क्या होता है, इज़ लिटरेचर, ये इस तरह की लिटरेचर है क्रिएटेड बाय और अबाउट और फॉर मेंबर्स ऑफ वर्किंग क्लास. क्योंकि किस लिए ये लिटरेचर जो होती है वो मेंबर मतलब किसके, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके बारे में होती है. फोकस्ड वर्किंग क्लासेस इशू, और क्या करती है, जो श्रमजीवी लोग हैं, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनके पर बात करती है. यूजुअली कन्वेइंग एन एंटी कैपिटलिस्टिक. तो ये एंटी कैपिटलिस्टिक होता है क्योंकि कैपिटल वो जो होते हैं ना लोग, कैपिटलिज्म, तो वो फिर क्या करते हैं, ये लोगों को बड़ा परेशान करते हैं. पूंजीवादी जो है, श्रमवादी, वो इसका कहेंगे ना पूंजीवादी एक, और दूसरा ये तो श्रमिक हैं तो उनके अंडर में काम करते हैं. अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज़ कॉल्ड. तो करेक्टर जो होते हैं, एरिस्टोटल ने कहा है कि करेक्टर है, डिक्शन है, थॉट है, स्पेक्टिकल है, सॉन्ग है, 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट माने हैं, उनमें से करेक्टर की बात करते हैं. तो जो हाँ वो करेक्टर जो अनचेंज रहता है वो करेक्टर कैसा होता है, तो उसे फ्लैट करेक्टर कहेंगे. डायनामिक करेक्टर वो करेक्टर होते हैं एनर्जी से भरा हुआ. राउंड करेक्टर बहुत सारे. कैरिकेचर तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में भी किसी की सूरत को बिगाड़ देना. व्हाट इज़ क्लोज ड्रामा. तो क्लोज ड्रामा क्या होते हैं, क्लोज ड्रामा जो होते हैं वो रीड करने के लिए बने होते हैं बजाय एक्शन. वहाँ पर जो उन ड्रामाज में एक्शन होगा, आपको स्टेज पे परफॉर्म करके ड्रामा बताए जाएंगे, ठीक है. मगर जो क्लोजेड ड्रामा है ना, इट इज़ लाइक नोवेल, ये पढ़े जाते हैं, ये परफॉर्म करके नहीं बताए जाते. तो क्लोजेड ड्रामा is written in the form of a drama but it is intended to be read rather than to be performed in the theater. पर इसका जो इंटेंशन होता है वो रीड करने का होता है, परफॉर्म का नहीं. मिल्टन का सैमसन एगनिस्ट है, सैली का प्रोमीथियस अनबाउंड. इसके दोनों को याद रखेंगे हम, किसके लिए, क्लोजेड ड्रामा के लिए. ऑथर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो. तो डैनियल डिफो जो हैं, डैनियल डिफो क्या है, इनकी पहली ही नोवेल है, सबसे पहली नोवेल है क्या, रॉबिन्सन क्रूजो, ठीक है. सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, तीनों ही नोवेलिस्ट. जॉन गाल्सवर्दी को भी माना जाता है, प्रॉब्लम प्ले बहुत ज़्यादा लिखते हैं, मगर जो आंसर है वो डैनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूजो है. बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन. अब यहाँ क्वेश्चन है कि भाई शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड है, तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जब उनके बेस्ट वर्क आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं. तो आफ्टर 1603 यहाँ आंसर है. बिफोर 1601 भी होता तो भी आंसर होता, पर यहाँ बिफोर लिख दिया, पर बिफोर नहीं. हाँ 1601 में उनकी जो ट्रेजेडी आती हैं कि हेमलेट है ना, ओथेलो है, मैकबेथ है, तो ये वही टाइम है कि 601, 2, 3, 4 में ये आती हैं. यही वो टाइम है जब वो बेस्ट वर्क उनका दिया, मगर यहाँ बिफोर लिख दिया तो नहीं, आफ्टर ये लिखा है, मगर इन दोनों के बीच का ही टाइम है वो. अ कंसिडरेबल पार्ट, मगर हमें अब ऑप्शन में ये नहीं, इन दोनों में से यही बीच का यही वो टाइम है ना. तो हम इसको ही आफ्टर 1603 मानेंगे. तो अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वॉज डन बिफोर 1603.
अब यहाँ देखो बिफोर लिखा है 1603, हाँ, बट सर्टेनली द बेस्ट पार्ट वॉज नॉट सोर्स। और ये जो है आंसर वो सोर्स लिया है इंग्लिश लिटरेचर जॉर्ज स्टीनबर्ग से। ओके, Venus and Adonis by Shakespeare was written in stanza of, तो Venus and Adonis, तो ये जो है 6 लाइन में 7 लाइन में 6 लाइन में, हाँ हेक्सामीटर में ये लिखा हुआ है Venus and Adonis। देखो एडोनिस 2 4 6, तो 6 लाइन में Venus and Adonis is in 6 line stanzas and Rape of the Lucre is 7 line stanza। और ये जो बात है जॉर्ज स्टेनबर्ग की जो बुक है वहाँ से ली गई है, तो आंसर है हमारा 6 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डल, हेमिएज एंड कॉन्डल। तो इनका जो पेरिकल्स नहीं उसमें इंक्लूड किया गया था, बाकी उनके सारे जो ड्रामा थे वो इंक्लूड किए गए थे। यहाँ हम देखेंगे आंसर, तो आंसर है द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले now called the first folio 1623 was made by 2 actors Hemmings and Cordell। This contains 36 of the 37 प्लेज, मतलब 37 टोटल थे, 36 इसमें पब्लिश हुए थे, तो एक पब्लिश नहीं हुआ था, तो वो पेरिकल्स था जिसको ओमिट कर दिया था, बीइंग ओमिटेड। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फॉन्ड ऑफ गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, हाँ, तो डियर पोचिंग का इन पर आरोप लगता है कि जैसे सलमान खान ने भी तो डियर को मार दिया था, कई साल जेल में रहा था, तो ऐसा ही है कि ये दोषी थे, अपराधी थे किसके, डियर पोचिंग के। डियर को इन्होंने पोच किया था, शिकार किया था, तो इन द गार्डन ऑफ, कौन से गार्डन में, कि रॉबर्ट ग्रीन के, थॉमस थॉर्पे के, विलियम, तो ये थॉमस ल्यूसी। देखते हैं क्या है कि ट्रेडिशन देयर इज़ दो of no great age of exceedingly slight authority as to his Shakespeare leaving Stratford for London, तो वो स्ट्रेटफोर्ड से चले गए लंदन के लिए। Perhaps in 1585, 86, 87 and perhaps in consequence of a deer steal by prank इन द नेबरिंग पार्क ऑफ सर थॉमस लूसी। और कहाँ से इन्होंने ये किया था स्टील करने का, पास का ही एक पार्क है और उसका नाम था सर थॉमस लूसी। पार्क का नाम है सर थॉमस लूसी के पार्क से इन्होंने ऐसा किया था, तो उस प्लेस का नाम है थॉमस लूसी। अब इससे हमें याद भी रखना पड़ेगा, पता चले वर्ड्स बट हम आंसर लगा दें, है ना। Who is the author of the line Tiger's heart trapped in a player's hide about Shakespeare? तो शेक्सपियर के लिए ये बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने, या फिर रॉबर्ट ग्रीन ने? तो ये बात कही है किसने कही है? ये रॉबर्ट ग्रीन ने कही है। यूनिवर्सिटी बिट इनको माना जाता है। ग्रीन इन अ पम्फलेट रोट द लाइन अबाउट ऑफ जेलसी। तो रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात कही है कि वो तो जो टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, ये बात रॉबर्ट ग्रीन ने कही है कि उसका जो माइंड है वो तो क्या है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक पैसेज, और पैसेज के बेसिस पर हमें 17 से 21 तक 4 क्वेश्चन करने हैं। और देखते हैं क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये विश्वास करना, बिलीव करना डिफ़िकल्ट है, डैट एनी मैन, कोई भी व्यक्ति, कैन बी सो स्पिरिचुअली डेड, कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से आध्यात्मिक रूप से डेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई सेंस नहीं रहेगा अच्छा बुरा सोचने का, एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री, कि उसके पास अपनी ही नेटिव कंट्री के लिए जिसमें वो रहता है उसके लिए कोई प्रेम नहीं बचेगा आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड, और विदेशों में यात्रा करने के बाद। बट इफ़ सच एन अनपेट्रियोटिक पर्सन डज एग्जिस्ट, पर यदि कोई इस तरह का अनपेट्रियोटिक
है ना, जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति एग्जिट करता है टेक केयरफुल नोट ऑफ हिज करियर। तो कुछ इस तरह के मतलब केयरफुल नोट जो हैं उसके करियर के हो सकते हैं। एंड यू विल फाइंड दैट ही विल नेवर इंस्पायर पोइट्स टू सेलिब्रेट हिम इन डेथलेस सॉन्ग। और वो कहते हैं क्या कि आप फिर इस उनमें ये पाओगे कि वो कभी भी इंस्पायर नहीं करेगा पोइट्स को टू सेलिब्रेट हिम, है ना, कि उसको वो सेलिब्रेट करें इन डेथलेस सॉन्ग, अपने ऐसे गीतों में जो कि कभी भी मरते नहीं है। हाउ ही मे बी अ मैन ऑफ हाई रैंक, चाहे वो इंसान हो सकता है हाई रैंक का, नोबल फैमिली का, रिचेज बियॉन्ड द ड्रीम ऑफ एब्राइज, है ना, जो लक्ष्मी है, एंड ऑफ रिचेज, नोबल फैमिली और रिचेज का हो सकता है बियॉन्ड द ड्रीम ऑफ एब्राइज, है ना, कि वो भाई उसका जो सपना है, ड्रीम है, एब्राइस, लालच से भी परे हो। बट दीज ग्रेट एडवांटेज विल नॉट सेव हिम फ्रॉम ओब्लियन, पर ये जो ग्रेट एडवांटेज है उसका, उसे सेव नहीं कर सकता ओब्लियन होने से, है ना। इन स्पाइट ऑफ दैम, उसके बावजूद ही विल बिन नो फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में तो कोई उसे फेम नहीं मिलेगा। एंड व्हेन ही डाइज ही विल डाई इन आ डबल सेंस, और जब वो मरेगा तो दोहरे अर्थ में मर जाएगा। हिज बॉडी विल रिटर्न टू द डस्ट whence इट केम एंड हिज नेम विल बी फॉरगेटन, और उसकी बॉडी जो है धूल में मिल जाएगी, नाम उसका मिट जाएगा। नन विल बी फॉर हिम, कोई उसके लिए नहीं रहेगा। नन विल ऑनर हिम, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। एंड नो पोइट विल कीप हिज नेम अलाइव इन इमॉर्टल पोइट्री, और कोई भी जो पोइट है वो क्या नहीं करेगा, वो अपनी पोइट्री में उसके नेम को जिंदा नहीं रखेगा। क्योंकि देखो ये काम तो कौन करते हैं, पोइट ही करते हैं, कि कोई व्यक्ति है उसके बारे में लिखने का काम कौन करेंगे, चाहे वो कोई देशभक्त है या कोई राजनेता है या कोई साधारण सा व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छा कार्य किया है, पोइट ही उसे अपनी राइटिंग के, अपनी क्रिएशन के थ्रू उसे अमर और अजर और बना देते हैं, और ये काम तो पोइट का है। चलो अब हम क्या करते हैं, पोइट का कितना अच्छा काम है ना, मगर उसकी वैल्यू बहुत कम होती भी है। खैर, एन अनपेट्रियोटिक मैन हु लव्स नॉट हिज कंट्री विल दस ट्रीटेड बाई पोइट्स, कैसे, नॉट इमोर्टलाइज, उसको नहीं याद रखा जाता है ना, वो उसको अमर नहीं करता है अपनी पोइट्री में, क्योंकि उसकी जो पोइट्री लिखेगा तो वो इतनी अच्छी लिखेगा कि वो हमेशा हमेशा रहेगी, है ना, मगर वो उसको इमोर्टलाइज नहीं कर पाता क्योंकि उसमें ऐसे कोई गुण है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच अ मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज विल नॉट अचीव फेम इफ ही इज़ not of a noble family, not of a rich family, not a great poet, in no condition। तो सच ऐसा मैन जो डिस्क्राइब किया गया है पैसेज में, विल नॉट अचीव फेम, वो कभी भी अचीव फेम नहीं करेगा। इफ़ ही इज़ इन नो कंडीशन, है ना, अगर उसका कोई कंडीशन नहीं हो, है ना, चाहे नॉट ऑफ ए नोबल फैमिली, ये नहीं है कि वो नोबल फैमिली से नहीं हो, रिच फैमिली से नहीं हो, ग्रेट फैमिली, नॉट ऑफ अ ग्रेट पोइट, ग्रेट, इन नो कंडीशन, अगर वो उसके सामने कोई कंडीशन नहीं रखता है तो। पैसेज डील्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन करप्शन, ट्रेजन या फिर नन, तो इनमें से किसी के भी बारे में जो है पोइट बात नहीं करता। यहाँ पेट्रियोटिज्म और मात्र प्रेम की भूमि अपनी मात्र, हाँ, नेटिव कंट्री का प्रेम की बात करता है वो। इन द पैसेज मैन इज सैड टू डाई इन डबल सेंस विच दैट इज रिपेंटेबल, फिजिकल, ओब्लियन, कांट बी सैड या नन, तो ओब्लियन। तो ओब्लियन क्या है, फिजिकल डेथ इज़ नॉट इन आर हैंड टू अवॉइड, है ना, बट वी मे कीप आर नेम वर्थ रिमेंबरिंग थ्रू आर डीड्स, पर हम अपना जो नेम है वो हमेशा यादगार बना सकते हैं अपने कार्यों से, है ना। जबकि जो फिज़िकल डेथ है वो तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, वो तो क्या कहते हैं, आती है तो आती है। तो हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिससे कि हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। द पोइट, द पीपल
हु डज़ नॉट लव देयर कंट्री आर, जो नहीं करते अपनी कंट्री से प्रेम होते हैं, वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं ऐसे, मेजोरिटी होती है अपनी कंट्री से जिन्हें प्यार होता है, तो वेरी फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। तो इनकी जो 4 मेजर ट्रेजेडी मानी जाती है और उसे होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और होकम हाँ मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो हैमलेट, हम यहाँ देखें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, तो बस यही याद रखो, इसका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा, क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। तो किसने कहा है शेक्सपियर को कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? तो यहाँ पे है मिल्टन। मिल्टन ने इनको कहा है। मिल्टन इकोज हिज लविंग प्रेज ऑफ शेक्सपियर कॉलिंग हिम स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड हु वार्बल्ड बोथ हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। तो ये वाली बात मिल्टन ने कही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। वी ओ सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज़ राउंडेड विद आ स्लीप। तो ये जो है लाइन कही जाती है टेम्पेस्ट प्ले में, और किसके द्वारा? प्रोस्पेरो के द्वारा। नेक्स्ट है शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय। ये किसने कहा है कि शेक्सपियर किसी एक एज के लिए नहीं है पर हमेशा हमेशा के लिए है, और वास्तव में इनके प्ले हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा ही ऐसा सदाबहार लगते हैं, लाइव लगते हैं, और ये बेन जॉनसन ने इनके लिए ये बात कही है। फ्रॉम वेयर फ्रॉम दीज लाइन हैव बीन टेकन good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stone, and cursed be he that moves my bone. तो ये किसने कही है? ये जो बात है ये लिखी हुई है, ये क्या है? ये क्या है? ये इनकी टॉम पर लिखा है, एपिथेट इसे हम कहेंगे, और शेक्सपियर की टॉम पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इन द सैड irony of fate, the broad stone that covered his tomb, now the object of veneration to the thousands that yearly visit the little church, was thus inscribed। तो वहाँ पे ये वर्ड हैं जो inscribed हुए हैं। Where from these line, fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rays, thou thy worldly task has done, home art gone and taken thy bases। तो सिम्बल इन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और किंग लियर, हैमलेट, कहाँ पर ये बात आती है? तो ये जो है आंसर है किंग, तो इसका आंसर है सिम्बलिन। वैन द टिनी सो डैड in 1892, Cymbeline by Shakespeare was open at his table, where these line from their existence. Okay. Who express the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great great an impression upon me इज़ द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ऐसा किसने कहा है कि मुझे नहीं याद कि कोई इवेंट है, कोई प्ले है कि मेरी लाइफ पर इतना उसने इम्प्रेशन डाला है अपॉन मी, इज़ द, जैसे कि शेक्सपियर के प्ले ने डाला है। तो ऐसा कहते हैं, गोथ कहते हैं, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्मिया इज़ अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो हर्मिया किस करेक्टर में हमें देखने को मिलती है? मिडसमर नाइट ड्रीम में, रोमियो एंड जूलियट में, टू जेंटलमैन ऑफ वेलोना में, या मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। हर्मिया हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जो प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, हर्मिया इज़ द डॉटर ऑफ
Aegeus who chooses Demetrius for her husband, but he elopes with her lover Lysander in the forest. They find Helena, who loves Demetrius and is friend of Hermia, and a lot of complications amuses the reader. तो वहाँ पे ये कॉमेडी है, हर्मिया मिडसमर नाइट ड्रीम में देखने को मिलती है. द लाइन दिस इज नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल सेड बाई, तो इसको कौन कहता है? तो ये जो बात है कही जाती है एंटोनियो के द्वारा. दिस एक्ट इज सेड बाई एंटनी in Julius Caesar in Act 5th, Scene 5th, at the death of Brutus, because he knew that Brutus was the single person in the side of conspirator who participated in the conspiracy against Caesar for the love of his country rather than personal ends. तो यहाँ पे ये बात है कि द नोबलेस्ट, दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल, तो ये बात एंटनी ने कही है. मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रैड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, तो मिल्टन का जन्म कब होता है? तो 1608 वो सन है जब वो जन्म लेते हैं. मिल्टन वॉज अ लंदन और बाय बर्थ and was born in Brad Street 9 December 1608, but this family belonged to Oxfordshire. John Milton was blinded in the year 1652. What other event is peculiar in this year? तो published कॉमर्स, मैरिड, या फिर his wife died, या started Paradise Lost. तो क्या हुआ था? 1652 his wife died. Milton lost his eyesight in the same year in which his first wife died, that is 1652, and married a second time 1656 में ये फिर अगेन मैरिज करते हैं. Lycidas was written in the memory of, तो इन्होंने लिखी है, मिल्टन ने ही, लेसिडस. तो सर क्रिस्टोफर मिल्टन, एडवर्ड किंग, आर्थर ह्यूज क्लॉ, या फिर आर्थर हेलम. तो आंसर है लेसिडस इज सेकंड, आर्थर किंग आर्थर है ना, सॉरी एडवर्ड किंग. तो लेसिडस इज अ पास्टोरल एलेजी रिटन इन 1637. अ कॉलेज फ्रेंड, एडवर्ड किंग हैज़ बीन drowned in the Irish Sea, and Milton follows the poetic custom of his age by representing both his friend and himself in the guise of shepherd, leading the pastoral life. तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ. क्या जो एडवर्ड द किंग है हैज़ बीन ड्रोन, वो डूब गए थे इन द आयरिश सी में, एंड मिल्टन फॉलोज द पोइटिक कस्टम, और उन्होंने अपना पोइटिक कस्टम जो है रीति उसे निभाया, ऑफ हिज एज, अपनी एज की, बाई प्रेजेंट करके बोथ, अपनी फ्रेंड की तरह, एंड हिमसेल्फ इन द गाइज ऑफ सेफर्ड के रूप में, लीडिंग द पास्टोरल लाइफ, जो कि क्या कर रहा है? पास्टोरल लाइफ को लीड कर रहा है. होता है ना कि पास्टोरल एलजी क्या होती है? ये लेसिडास जो है एक पास्टोरल एलजी है ना. मिल्टन ने लिखी है किंग एडवर्ड की डेथ पर. और पास्टोरल एलिजी क्या होती है? ओड, बल्लड, सोनेट, ये सारे हम पोइटिक फॉर्म हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया है. और इफ़ यू वांट यू कैन वॉच प्ले लिस्ट. ओके. Who wrote and about whom thy soul was like a star and dwelt apart? तो ये किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है? तो ये जो वर्ड्स हैं वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन. तो वर्ड्सवर्थ ने ये बात लिखी है कि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट. तो वर्ड्सवर्थ ने ये बात लिखी है मिल्टन के लिए. कीट्स ने नहीं लिखा है ऐसा कुछ भी मिल्टन के लिए. मिल्टन अबाउट शेक्सपियर नहीं. तो शेक्सपियर, वो मिल्टन ने तो शेक्सपियर के बारे में जो लिखा है वो ये है कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये बात तो लिखी है किसने? मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए. बट दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. और किसके लिए लिखी है? तो अपनी पोएम में लिखी है. देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, अपनी जो उनकी पोएम है उसमें इस बात को वो लिखते हैं.
क्या कि दिस लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोनेट एंटाइटल्ड लंदन 1802, लंदन 1802 और टू मिल्टन, दो टाइटल हैं इसके, और ये 9th लाइन है, डैट इज़ से फर्स्ट वन ऑफ द सेस्टेट, जो कि पहले सेस्टेट में है। ओके, तो ये है किसकी, वर्ड्सवर्थ की लाइन है। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज, तो उस समय मिल्टन की एज क्या रही थी, तो उस समय मिल्टन की एज जो थी 21 थी। 20 यहाँ हम लगाएंगे। आफ्टर सम इंटरेस्टिंग एसेज, सम फाइन वर्सेस टू शेक्सपियर एंड द सुपर्ब at a solemn music which bats boys and birds, he wrote in 1629 at first masterpiece, the ode on the morning of Christ nativity, on the morning of Christ nativity, है ना। तो मिल्टन वॉज बॉर्न 1608 में ये पैदा होते हैं, और ये 29 में आई है, तो देख लीजिए आप, है ना, 20 और 21 ईयर के वो हैं, तो उनका तब ये वर्क आया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश्ड होती है 1667 में। नेक्स्ट है थीम ऑफ एरियोपेजिटिका, तो इनमें प्रिंटिंग प्रेस की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है थीम ऑफ एरियोपेजिटिका में, कि मिल्टन्स एरियोपेजिटिका सो कॉल्ड फ्रॉम द एरियोपेगस और फोरम ऑफ एथेंस, द प्लेस ऑफ पब्लिक अपील and the Mars Hill of St. Paul's address is the most famous plea in English for the freedom of the press, तो freedom of the press के लिए ये उनका ऐसे है। Which one was Milton's favorite? अगर हम देखा जाए तो आज हमारी जो प्रेस है, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो यही बात कहते हैं कि उनको फ्रीडम नहीं है अपनी बात कहने का, और ये बात हम रिलेट करते हैं मिल्टन के टाइम पीरियड से। उस समय भी क्या था, प्यूरिटनिज्म था, और प्यूरिटन्स जो था वो लोग बड़े ही डोमिनेट नेशन में थे, है ना। तो उस समय भी फिर उन लोगों को नहीं लिखने का होगा जो क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, क्योंकि इससे सत्ता में जो होता है उसकी बदनामी होती है और उन्हें इसी बात का डर होता है। विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट, कि पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन या नन, तो आंसर है पैराडाइज रिगेन, तो ये मिल्टन का फेवरेट था। नेक्स्ट है कि नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रीस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, क्या लिखा है, डिस्पेरल्स और क्वाइट और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन दैट नो नोवेल वेयर फ्रॉम दीज लाइन टेकन, तो कहाँ से ली गई है ये लाइन, तो ये लाइन 4 है हमारा आंसर, सैमसन एगोनिस्ट से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन है द लिटरेरी टर्म ऑफ कॉमर्स इज, तो कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स है एक मास्क, द मास्क ऑफ कॉमर्स रिटन इन 1634 टू बी परफॉर्म्ड एट लिटलो कैसल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रीज वाटर एंड हिज फ्रेंड, तो मास्क क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, मास्क होता है। whom मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर इन पोइट्री, तो किसको उन्होंने ऐसे ये कंसिडर किया कि जो पोइट्स हैं, कौन, स्पेंसर, उनको कंसिडर करते हैं। मिल्टन वाइल डीप इन क्लासिक्स हैड येट अ ग्रेट लव फॉर हिज नेटिव लिटरेचर, है ना। स्पेंसर वॉज फॉर ईयर्स हिज मास्टर, तो स्पेंसर उनके मास्टर रहे हैं, इनसे प्रभावित रहे हैं। द लिरिकल बल्लड वॉज बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका, तो 1802 वो टाइम है जब वो जो लिरिकल बल्लड है वर्ड्सवर्थ ने ये लिखे हैं, और अच्छी शुरुआत होती है रोमांटिक पीरियड की यहाँ से, और कहते हैं कि
अमेरिका में ये ज़्यादा बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका में ज़्यादा अप्रिसिएट इनको किया गया था इंग्लैंड की बजाय। और ये पूछा है कि फ़र्स्ट पब्लिकेशन इनका अमेरिका में कब होता है, तो इनका अमेरिका में जो फर्स्ट पब्लिकेशन होता है वो 1802 में होता है। देखिए लिरिकल बल्लड आए हैं 1798 में, फिर सेकंड पब्लिकेशन इनका 1800 में होता है, 1802 में होता है, और फिर 1805 में इनका पब्लिकेशन होता है। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ से आप बहुत अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड, पोइट लॉरिएट इनको कब बनाया गया, तो 1843 वो टाइम पीरियड है जब डेथ होती है रॉबर्ट साउदे की, और उसके बाद इनको वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट बनाया जाता है, और ये 1850 तक इनकी डेथ होती है, और इसके बाद टेनिसन को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि where from these lines have been taken, our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting। तो टिंटन एवे से है, या इंटीमेशन इमॉर्टलिटी ओड है टू अ स्काईलार्क, तो ये स्काईलार्क से नहीं है। आर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटन, कि हमारा जो बर्थ है क्या है, सो भूल जाओ। ये इमॉर्टलिटी ओड से दिया हुआ है, ये है इमॉर्टलिटी ओड से। नेक्स्ट है डैश नेचर नेवर बिट्रे, तो नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, है ना, तो ये किससे है, टिंटन एवे से है। ये जो आंसर है वो टिंटन एवे से है। तो इन टिंटन एवे वर्ड्सवर्थ सेज टू हिज सिस्टर टू हैव कंपनी with nature which is a true friend and guide to every heart. In fact this is the philosophy of Wordsworth nature। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि when was the prelude published, तो द प्रिल्यूड कब पब्लिश्ड हुए थे, तो ये फिनिश हुए हैं लिखकर 1805 में और पब्लिश होते हैं 1850 में। जो इसमें नहीं है तो नन ऑफ दीज लिखा जाएगा। तो द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ 1850। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सेवरल ऑफ गर्ल्स वर दीज अर्ली नोवेल वर रिटन अंडर द स्यूडोनिम, और जो स्यूडोनिम में लिखे हैं, फॉल्स नेम में झूठे नेम्स के द्वारा लिखे गए हैं, उनका बदला हुआ नेम, तो वो क्या था, तो वो जॉनसन जॉन है, जॉनसन जॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गर्ल्सवर्दी वॉज, पहला जो उनका सक्सेसफुल नोवेल रहा है जॉन गर्ल्सवर्दी का, वो क्या है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 रेज्ड गर्ल्सवर्दी टू द फ्रंट rank of living novelist. In his first successful work he created a new type of fiction by balancing, as he said, with virtues and vices of his hero Soames Forsyth against the vice and virtues of other member of the family। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी उनका पहला वर्क रहा है। विच नोवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, तो उनका मास्टरपीस किसे माना जाता है, तो द पिजन, फ्लावरिंग, वाइल्डरनेस, आयरलैंड फेरेसिस, या इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट सागा, है ना, फॉरसाइट। तो ये आंसर है यही वाला, क्योंकि इसके बहुत सारे, इनके 4 पार्ट भी आते हैं, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट सागा। विच इज़ गाल्सवर्दीज फर्स्ट नोवेल, तो गाल्सवर्दी का पहला नोवेल किसको कंसीडर किया जाता है, तो लॉयल्टीज़ नहीं, जस्टिस भी नहीं, सिल्वर वॉक्स नहीं, जोसेलिन इनका पहला नोवेल माना जाता है ना, फर्स्ट प्ले है। ऑल अदर 3 लॉयल्टीज, जस्टिस एंड सिल्वर वॉक आर प्ले वेयर जोसेलिन नोवेल है। ये सारे तो प्ले हैं, जबकि ये क्या है, ये नोवेल है एक, जो कि 1899 में लिखी गई थी। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो 33 में तो इनकी डेथ हो जाती है, 32 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज़ मिलता है इनको। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी
इज़ तो ये क्या है, एक इनका लव नॉवल है। लव नॉवल, इसमें डार्क फ्लावर को कहा गया, मतलब माना जाता है ये एक लव नॉवल है। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and laborers? तो कौन सा उनका प्ले है जिसमें कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और लेबरर श्रमिक जो हैं उनके बीच में? तो वो वर्ड है स्ट्राइक। इसी वजह से तो स्ट्राइक भी होता है, हड़ताल होती है। स्ट्राइक डील विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर्स, आ long standing strike that has been going on the Trinaarthatin plate works seems to come in sight by a settlement arrived at between the laborers and capitalists। तो इनका ये वर्क है। नेक्स्ट है कि आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, तो ये पैसेज है, पैसेज के बेसिस पे हमें आंसर देना 54। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। लिखा है वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड, है ना, ज़्यादा दूर नहीं देख पाते, दूरदृष्टि नहीं है, शॉर्ट साइटेड हैं। एंड वेरी ऑफन सी, और वेरी बहुत कम देख पाते हैं, बट वन साइड ऑफ अ मैटर, सिर्फ एक ही साइड देखते हैं किसी भी मैटर का। आर व्यूज़ आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल डैट हैज़ अ कनेक्शन विद इट। आर व्यूज़, जो हमारी दृष्टि है, आर नॉट एक्सटेंडेड, इतनी एक्सटेंड व्यापक नहीं होती, टू ऑल डैट हैज़ अ कनेक्शन विद इट, कि सब चीज़ के साथ उसका संबंध हो सके। फ्रॉम दिस डिफेक्ट, इसी डिफेक्ट कमी के कारण, आई थिंक नो मैन इज़ फ्री, कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। वी सी बट अ पार्ट, हम देखते हैं सिर्फ एक पार्ट को। एंड वी नो बट इन पार्ट, और हम जानते हैं सिर्फ कुछ पार्ट, है ना। एंड देयर फॉर, इसी कारण, इट इज़ नो वंडर, इस कहने में कोई वंडर नहीं, आश्चर्य नहीं होगा। वी कॉन्क्लूड नॉट राइट फ्रॉम आर पार्शियल व्यूज़, तो हम जो बात कॉन्क्लूड करते हैं दैट इज़ नॉट राइट फ्रॉम आर पार्शियल, क्योंकि हमारे जो पार्शियल एक साइड बटे हुए जो व्यूज़ हैं उनसे वो सही नहीं होगी। दिस माइट इंस्ट्रक्ट द प्राउडेस्ट एस्टीमर ऑफ हिज ओन पार्ट हाउ यूजफुल इट इज़ टू टॉक एंड कंसल्ट विद अदर्स। तो दिस माइट ऐसा हो सकता है, इंस्ट्रक्ट दिस माइट इंस्ट्रक्ट, और इसके लिए ये निर्देश हो सकते हैं। द प्राउडेस्ट, जो बहुत प्राउडेस्ट होते हैं, घमंडी होते हैं, एस्टीम, और एस्टीम फेमस होते हैं, ऑफ हिज ओन, अपने आप में ही, पार्ट्स हाउ यूजफुल इट इज़, और वो पार्ट इस बात पर ध्यान, मतलब कहते हैं कि ये कितने यूज़फुल हैं, उपयोगी उनके लिए, टू टॉक और कंसल्ट करना, बात करना, कंसल्ट करना विद अदर्स, दूसरे लोगों से। इवन सच एज कम शॉर्ट ऑफ हिम इन कैपेसिटी, और जितना इवन सच कम शॉर्ट एज कम शॉर्ट ऑफ हिम इन कैपेसिटी, उनकी क्षमता के दायरे में, क्विकनेस एंड पेनिट्रेशन, फॉर सिंस ऑफ वन सी ऑल, और ये मतलब क्योंकि इस तरह का देखा ही जाता है सभी के द्वारा। एंड बी जनरली हैव डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, और इसीलिए जनरली हमारे जो दृष्टिकोण है बड़े अलग अलग होते हैं, ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज़ को लेकर, अकॉर्डिंग टू आर डिफरेंस, अपनी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, एज आई में से, मैं कह सकता हूँ, पोजिशन टू इट, इट इज़ नॉट इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल, ये बेमेल नहीं होगा। इट इज़ नॉट इनकॉन्ग्रुअस टू थिंक, सोचना, नॉर बीनीथ एनी मैन टू ट्राई, कि कोई भी व्यक्ति है ऐसा कोशिश नहीं करेगा, नॉर बीनीथ टू एनी मैन टू ट्राई whether another man may not have notions of things which have escaped him, escape उससे दूर रखी जाए, है ना, escape छीनने ना, which his reason would make use of if they came into his mind, यदि वो उसके दिमाग में आते हैं वो reasons। तो अब क्वेश्चन है कि since no one is perfect and whole-sighted, so it's of no use taking suggestions from one other such person to reach the conclusion। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, कैन बी सेड कन्फर्मली या फिर
तो ठीक है, यहाँ लिखा है क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, होल साइटेड नहीं है कि हर चीज़ को देखे, सो इट्स ऑफ नो यूज़ टॉकिंग सजेशन, तो टेकिंग सजेशन की कोई यूज़ नहीं है कि वहाँ से सजेशन लिया जाए फ्रॉम अदर पीपल, सच पीपल टू रीच अ कंक्लूजन, कि वो पीपल जो क्या करते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं। तो ये बात क्या है, ये बात है इनकरेक्ट, ये बात है इनकरेक्ट इस पैसेज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एज इट इज़ नॉट इन आर कैपेसिटी टू सी ऑल थिंग्स एज होल, सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाई, पार्शियली जस्टिफाइड, और तो पार्शियल तो जजमेंट होगा, नॉट जस्टिफाई, वो जस्टिफाई नहीं है। हाउ कैन वन अमेंड, सुधार कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है हिज जजमेंट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल by consulting other imperfect people, avoiding forcing one judgment, तो by कंसल्ट करके अदर इम्परफेक्ट पीपल से वो सुधार कर सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस, तो बेमेल होगा एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड ठीक है, तो इनकॉन्ग्रुअस बेमेल या फिर हम कहेंगे एब्सर्ड। नेक्स्ट है, सजेशन एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड ओनली विद आवर सुपीरियर इन एबिलिटीज, सजेशन एंड कंसल्टेशन की जो सलाह है और कंसल्ट है, सुझाव है, कैन मेड ओनली आर सुपीरियर एबिलिटी, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट क्लियर, और तो यहाँ लिखा है इनकरेक्ट। तो सजेशन एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड, हो सकता है ओनली विद सुपीरियर एबिलिटी से तो नहीं, और कोई भी व्यक्ति है, ज़रूरी नहीं कि वो जो सुपीरियर एबिलिटी हो वो ही कोई सजेशन और कंसल्टेशन पे आए, वो किसी भी मैटर में हो सकता है कि वो गलत जजमेंट भी दे सकता है। द मिसस्पेल्ड वर्ड इज़, तो कमिटी की स्पेलिंग में COMMITTEE होता है, तो हमारा यही है। नर्सरी, NURSER बाई नर्सरी, मिसलेनियस और अकरेंस, ये तो हैं ठीक। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ग्रामर GRAMMAR होगा, HAVEN होगा, HAVAN और HAVENE, ये हेवन किया लिखा है, HAVEN, और मैकेबर की स्पेलिंग में शायद ए नहीं आएगा, MACBRE, तो करेक्ट स्पेलिंग HAVEN, हेवन है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर, तो 8 होते हैं, थर्ड वाला सही है हमारा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है ना, तो वो 8 हो जाते हैं। हिज करेज वन हिज ऑनर, द वर्ड ऑनर इज, तो हिज करेज वन हिम ऑनर, तो ऑनर यहाँ पर क्या है, ऑनर यहाँ पर है, नाउन का काम कर रहा है ऑनर, ठीक है। हिज करेज वन हिम ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, आर्म इज गिवन टू द बेगर, या आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, या आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। सबसे पहले तो आर्म नहीं, आर्म्स होगा, भिक्षा, और भिक्षा के साथ आर आएगा, इज गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, आर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेकन अ प्लूरल वर्ब, ओके, तो ये हमारा 3 वाला सही होगा। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, टॉम आई एंड यू एट, तो 8 स्वीट्स, टॉम, यहाँ तो आई पहले आना चाहिए, आई यू एंड, ये सही हो सकता है, यस, आई टॉम, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यू टॉम एंड आई, अच्छा ये थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये फिर फर्स्ट पर्सन, तो ये होगा द यूज़ ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, प्रोनाउंस ऑलवेज फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। टॉम, यू टॉम एंड आई 8 स्वीट्स।
विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। वी वॉज लुकिंग एट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, है ना। डोंट इंटरफेयर नहीं है, ही हैज़ नहीं, ये है इसका। ट्रीटेड कौन, हर बैडली, ही ट्रीटेड किसको, हर, उसको। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो द अदर बॉय मुकुल, और फिर इसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर कैसा आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट इस तरह का ब्रैकेट आएगा। तो मुझे तो यही सही लग रहा है, ब्रैकेट के अंदर ही फिर ये छोटा ब्रैकेट फिर एक बड़ा ब्रैकेट, 3 वाला सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे भी यहाँ लिखा ही है कि राउंड ब्रैकेट और फिर ये इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ लाइजन। द मीनिंग ऑफ लाइजन क्या है, तो लाइजन का मतलब है क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप, LIAISON। लाइजन का मतलब है इंटीमेसी, घनिष्ठता। तो जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ पर क्या हो, क्लोज रिलेशनशिप हो अपने को वर्कर्स के साथ, उसको लाइजन या इंटीमेसी कहेंगे, घनिष्ठता कहेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट, तो इंडिजेंट होता है दरिद्र, तो इसे हम पुअर कहेंगे। एंटोनिम जिनिथ का क्या होगा, देखो वो पॉइंट पहाड़ का या किसी भी चीज़ का, ये है जिनिथ, ये है नाडेर, तो इसका आंसर हो जाएगा नाडेर। नेक्स्ट है क्योर फॉर ऑल डिसीज़, तो ये है पेनिशिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टिनेंट। पार्टिनेंट का मतलब होता है रिलीवेंस, पार्टिनेंट रिलीवेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट, अब यहाँ पे देखिए आप कि इमिनेंट ये जो है IMMINENT, इमिनेंट, इसका मतलब होता है नियर एट हैंड, नियर एट हैंड मतलब अबाउट टू हैपन, इमिनेंट। और ये वाला इमिनेंट जो है EMINENT, तो इसका मतलब होता है वो बड़ा इमिनेंट पर्सन है, फेमस पर्सन है। क्वेश्चन है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस, यू से आई कट द फिंगर। तो से यहाँ पर आया प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस तो चेंज नहीं होगा। यू से डैट, आई चेंज हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग, आई से यू, है ना। आई से डैट यू कट द फिंगर, आई से सैड नहीं होगा। आई डैट, आई, ये आई जो है प्रोनाउन चेंज होगा तो ये नहीं होगा, और यू सेड डैट, आई नहीं, पहला वाला हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ करेक्ट सेंटेंस, ही सेड डैट अर्थ, नहीं, वॉज नहीं आएगा। ही सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, ये सही है। ही सेड डैट अर्थ नहीं, तो सेकंड वाला हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, तो द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, द न्यूज़ के लिए आर नहीं आएगा, द न्यूज़ ये इज आएगा, इज़ शॉकिंग, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज़ शॉकिंग, या न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट, द न्यू, अच्छा न्यू नहीं आएगा, न्यूज़ आएगा, तो सेकंड वाला सही है। करेक्ट सेंटेंस हमें इसमें फाइंड करना है, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु, नहीं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय, ही के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, ही के अकॉर्डिंग इज़ आएगा। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ विकेट, सही है। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय नहीं आएगा, बॉयज़ यहाँ आएगा, तो ये गलत है। और ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय नहीं, बॉयज़ आएगा, तो ये गलत है। तो ये हमारा पहला तो सही नहीं है, ही के लिए इज़ आना चाहिए ना, तो देयर इज़ बॉयज़, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़। अच्छा, ओके, ये यहाँ पे जो है ना, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़, ये जो बॉयज़ के लिए है रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, तो ये फर्स्ट वाला सही है ना। देखिए मैं इसको यहाँ पर आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि मेरा एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तो ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि मेरी फ्रेंड्स में से, मेरी मित्रों में से वह एक है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना। हु इज़ गोइंग, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू
जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि मेरी फ्रेंडों में से एक इज़ गोइंग टू, अब यहाँ पे ये जो इज़ होगा वो इसके लिए होगा, इज़ गोइंग टू दिल्ली, कि मेरी एक फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड जा रही है दिल्ली, कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू दिल्ली, पर ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि वह वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरी एक मित्र है उनमें से, हु इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो मतलब इसका मतलब ये है यहाँ पे ये जो मित्र हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और ये प्लूरल है, तो फिर यहाँ प्लूरल आएगा। ठीक है, तो इस तरह का सेंस इसमें यहाँ पर है। तो यहाँ जो बात की गई है इन लड़कों की बात की गई है, ना कि ही की बात की गई है। ठीक है, तो क्वालिटी यहाँ पे इन लड़कों की इसके द्वारा दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम। तो 200 रुपीज़ एक साथ हैं, है ना, तो हम इसे इज़ लिखेंगे। 200 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम। 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। 200 रुपी आर नॉट अ बिग सम। ये क्या है? 200 रुपी ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए। 200 रुपी इज़ नॉट अ बिग सम। तो 200 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग सम। 200 रुपीज़ इज़ अ सिंगुलर यूनिट, हैंस सिंगुलर वर्ब बी यूज़। तो यहाँ पे 1 नहीं, ये 4 आएगा, इज यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट को बता रहा है, 2000 रुपये, है ना। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज़ लॉस्ट। तो द बैग है तो आर नहीं आएगा, बैग्स है तो इज़ नहीं आएगा, और यहाँ बैग्स है तो यहाँ इज़ नहीं आएगा, ये बैग के साथ इज़ आएगा, बस टुगेदर विद ठीक से नहीं लिखा, इसे हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, इन विच ऑफ दी सेंटेंस एबव इज़ यूज्ड एज एडवर्ब। तो एबव की तरह, ठीक है, तो द मॉरल लॉ इज़ एबव द, तो यहाँ तो एबव यहाँ प्रपोजिशन की तरह है ना। एनालाइज द एबव सेंटेंस, कौन, ये एडजेक्टिव की तरह है। आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम, हाँ ये एडवर्ब की तरह है, कहाँ से आई, एबव, ऊपर से आई हैं। और द हेवन आर एबव, ये भी हेवन कहाँ है, ऊपर है, ये भी है एडवर्ब तो। और आवर ब्लेसिंग कम, आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम, कहाँ से आती है, एबव, कम फ्रॉम एबव। अच्छा सॉरी ये नहीं है, क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन है और उसके बाद ये नाउन हो जाएगा। तो द हेवेंस आर है, कहाँ पर है, एबव, ऊपर है। जैसे कि एक वर्ड है कम इन, तो कम कहाँ पर, इन, कम कहाँ पर, आओ कहाँ पर, इन, अंदर। तो जो इन ये प्रपोजिशन है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है कि कहाँ आओ, इन, अंदर आओ, है ना। तो जो हेवेंस है आर एबव, ऊपर है, ये तो है नहीं कि कहाँ पर, हाँ कहाँ पर है, ऊपर है, तो हेवेंस आर ऊपर, अबव। चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि विच सेंटेंस एज इज़ यूज्ड एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, जहाँ पर भी एज के साथ दो सेंटेंस जुड़े होंगे हमारा वही सेंटेंस आंसर होगा। कि ही वॉकड फास्ट, ही वॉकड एज फास्ट, देखो ये तो एज फास्ट एज है, ये नहीं है। ही लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, हाँ ये हो सकता है, ही लाइक्स द सेम कलर, वो ऐसे ही सेम कलर को लाइक करती है एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ। या एज ही वॉज पुअर, क्योंकि वह पुअर था, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प की। तो यहाँ पे आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की, एज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो पुअर था। तो एज जो है वो क्या जोड़ने का काम कर रहा है ना। और सी लाइक्स द सेम कलर, वो उसी
द सेम एज, ये द सेम एज ये कंजंक्शन है, द सेम एज है ना, और एज फास्ट एज ये भी कंजंक्शन है, पर यहाँ पर भी ये दो सेंटेंस जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए आई हेल्प हिम, मैंने उसकी हेल्प की, एज ही वॉज पुअर क्योंकि वो पुअर था, तो एक सेंटेंस ही वॉज पुअर, एक सेंटेंस मैंने उसकी हेल्प की, जोड़ने का काम एज कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट है पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग इंजेनिटिव। इंजेनिविटी नहीं होता, ये वर्ड है इंजीनियस, इंजीनियरिटी, तो मतलब होता है प्रवीणता, मतलब इसका स्किलफुल, इंजीनियरिटी। नेक्स्ट है चेंज द बॉयज, द न्यूज़ प्लीड हिम, तो ही वॉज प्लीडेड बाय द न्यूज़, विद द न्यूज़, प्लीडेड विद, तो ही वॉज प्लीडेड विद द न्यूज़। नेक्स्ट है चेंज द बॉयज, बी में फिनिश द वर्क सून, तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून बाय अस, तो बाय अस नहीं है तो मे बी फिनिश्ड, तो मे है ना माइट हो जाएगा, द वर्क माइट मे बी फिनिश्ड सून, द वर्क माइट, तो मे है तो मे का मे ही रहेगा, माइट क्यों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता बाय द हेड, वेयर डिड सीता बाय द हेड, तो वेयर रहेगा ही, वेयर ये रहा, वेयर ये रहा, ठीक है, और डिड के लिए वॉज आ गया, वेयर वॉज द हेड ब्रॉट बाय सीता, तो ये आएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, तो एयर गलती करना ह्यूमन का काम है, माफ़ करना भगवान का काम है, दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये एंटीथेसिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।